हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिज़ायर टू लर्न। तो जो पिछली वीडियो थी हमारी डाइवर्सिटी पार्ट 1 की, उसमें हमने डिस्कस किया था समथिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है कि क्या फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। फिर उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें जानी थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। टैक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में हम टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है, और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके पहले 3 जो किंगडम्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद अ फ्यू डीप ब्रेथ्स। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स ये हो गए, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बैकयार्ड में काम कर रहे हो, गार्डन में काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ आप गार्डन में खोद रहे हो, ठीक है, और खोदते खोदते आप एक सर्टेन डेप्थ पे पहुंचे, आपको एक स्टोन मिला। स्टोन के ऊपर कुछ इस तरीके से ना, इस तरीके से इम्प्रिंटेड था, एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर इम्प्रिंटेड था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। तो आपको फॉसिल्स ऑब्वियसली गार्डन में तो आपको स्टोन के फॉर्म में ही मिलेंगे, आपको डायनासोर का कोई स्केलेटन तो नहीं मिलेगा गार्डन से अपने। बट हाँ, इट इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना कि आप गार्डन में काम करो और आपको स्टोन पे कुछ जो लीफ है या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है वो इम्प्रिंटेड मिले। ठीक है, तो अगर आपको ये मिला, ठीक है ना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार ये स्पीशीज कौन सी है इसकी, या क्या करना है। तो उसके लिए क्या होते हैं? 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी एज एन आपने अपने गार्डन की सॉइल को स्टडी किया, रॉक के टाइप को स्टडी किया आपने कि किस तरह का रॉक है ये। ठीक है, उसके साथ में आपने डेप्थ, किस डेप्थ से आपको मिला, क्योंकि अगर डेप्थ कम है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये ज्यादा पुराना जो फॉसिल है वो नहीं है। बट अगर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्थ से मिला है तो हो सकता है कि ये बहुत साल पुराना फॉसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके आगे फील्ड स्टडी। अब लैब स्टडी क्या होती है कि आप लैब के अंदर जाके आप स्टडी कर रहे हो, आप जो भी लीफ का स्ट्रक्चर है उसको आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, यू स्टडी इट, आप देखते हो कि इसका सेल वॉल कैसा है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस कैसा है, क्या क्या चीजें इसमें दिख रही हैं आपको, जो भी चीजें आप एक माइक्रोस्कोप के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो, वो सारी फाइंडिंग्स जो होती हैं वो क्या होती है? लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। अब लैब में हम लोग क्या करते हैं ना, एक और चीज, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज तो चलो होती ही है, उसके साथ में एक टेस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग टेस्ट। ठीक है, कार्बन डेटिंग टेस्ट किन चीजों का होता है? जिनमें कार्बन का जो कंटेंट है ना वो प्रेजेंट होता है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन डेटिंग टेस्ट से हम क्या पता लगा सकते हैं कि ये जो सैंपल है ये कितने साल पुराना है। ठीक है, तो ये आपकी आती है लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। नेक्स्ट क्या होता है? अब ये जो स्पेसिमेंस है, जो भी हमको इस तरह के जो भी स्पेसिमेंस मिलते हैं प्लांट के या एनिमल स्पीशीज के, ठीक है, ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होती हैं ये बेसिकली कुछ नहीं होता, बट ये इन्हीं जो भी प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स हैं या इनका सैंपल है उसके कलेक्शन को हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं। और इनसे क्या होता है? ये एक्सटेंसिव रिसर्च वगैरह के काम में आते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई हमें प्लांट मिला, या जैसे आप मान लो बोटानिकल गार्डन्स में आपको इतनी प्लांट की स्पीशीज दिखाई देती हैं, तो वो क्या करती हैं उसमें आप जो एक्सटेंसिव रिसर्च है ये सब करके आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की जो हमने डिस्कस किया था ना, किंगडम, ठीक है, फाइलम या डिवीजन, तो ये सारी चीजें जो ये 5 किंगडम नहीं सॉरी, जो भी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है उसको आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो इसके बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट, अब पहला आपका टैक्सोनॉमिकल एड है हर्बेरियम। हर्बेरियम बेसिकली क्या होता है? इट इज बेसिकली अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आप ये देख ही रहे हो इमेज ना, क्या होता है? ये शीट है जैसे, ठीक है, इसके ऊपर आपका एक प्लांट होगा जिसको ड्राई कर दिया जाएगा। ठीक है, ड्राई करके उसको प्रेस कर दिया होगा। और इससे क्या होगा? इससे आप देख सकते हो कि कौन से प्लांट की, फॉर एग्जाम्पल अब आप जा रहे हो घूमने, आप तंजानिया जा रहे हो, ठीक है, तंजानिया के किसी फॉरेस्ट में आप जा रहे हो, तो आपने क्या किया? आपने हर्बेरियम रेफर किया
कि देखने के लिए कि यार इस फॉरेस्ट में मुझे किस तरीके के प्लांट्स जो है वो मिलेंगे, उन प्लांट्स के क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या होगा, ठीक है। तो इस ये चीज आपको इसमें हेल्प करेगी। तो आपने देखा कि अच्छा ये वाला प्लांट है, अब उस प्लांट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होगी कि तंजानिया के लोकल लोकल एरिया में उसको क्या कहा जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लोकल गाइड से बात करें तो दैट लोकल गाइड इज नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, ठीक है। तो आप उससे लोकल लैंग्वेज में पूछोगे कि यार ये वाला प्लांट है, आई नीड दिस प्लांट, कहाँ से मुझे कैसे मिलेगा, किधर मिलेगा, विल यू हेल्प मी फाइंड इट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, वहां पे उसका इंग्लिश नेम होगा, ठीक है। इंग्लिश क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्टली थ्रू आउट द वर्ल्ड बोली जाती है, तो एक इसका इंग्लिश नेम होगा। और साथ में एक आईसीबीएन, जो मैंने आपको बताया था कि बोटानिकल जितने भी प्लांट्स वगैरह होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर में आईसीबीएन इज द एपेक्स बॉडी जो कि डिसाइड करती है अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। तो आईसीबीएन का जो बोटानिकल जो नेम है उसका दिया बाय आईसीबीएन वो भी मेंशन्ड होगा। उसकी फैमिली मेंशन्ड होगी कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, किसने कलेक्ट किया है उसको, वो सब भी आपको पता होगा, ठीक है। तो हर्बेरिया बेसिकली क्या है, एक क्विक रेफरल सिस्टम्स है इन द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में भी इवन फॉर नॉलेज पर्पसेस ऑल्सो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप कहीं किसी फॉरेस्ट में जा रहे हो, आप फॉरेस्ट में जा रहे हो वो इज अ सेपरेट थिंग, बट देयर आर पीपल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आयुर्वेदा की बात करें, ठीक है, आयुर्वेदा की बात करो तो आजकल आयुर्वेदा इज समथिंग विच इज वेरी इमर्जिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो समबडी अगर कोई हमारे इंडियन फॉरेस्ट में आ रहा है कोई चीज ढूंढने के लिए, तो अगर वो हर्बेरियम को रेफर करे तो उसको पता चलेगा कि अच्छा यार ये वाला जो प्लांट है इसके ये बेनिफिट्स है, मुझे ये प्लांट देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब चीजों में यू कैन रेफर टू हर्बेरियम। नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड आता है बोटानिकल गार्डन्स। बोटानिकल गार्डन्स ना क्या होते हैं, गार्डन्स होते हैं जिनमें लिविंग प्लांट्स की मतलब एक कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट्स का फॉर रेफरेंस, ठीक है। अब इन गार्डन्स में क्या होता है ना, हम लोग आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए हर प्लांट को लेबल करते हैं। अगर आपने बैंगलोर का बोटानिकल गार्डन देखा होगा तो जो भी लोग बैंगलोर के होंगे, ठीक है, जैसे या फिर कोलकाता में भी एक बोटानिकल गार्डन है, और एक आपका लखनऊ में भी है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे जो भी प्लांट वैरायटी होती है, ठीक है, जो भी प्लांट वैरायटी होती है ना उसके उसके साथ में एक बोर्ड लगा होता है, उसका नाम होता है और पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए हर प्लांट को लेबल किया जाता है और उसका जो भी साइंटिफिक नाम है और उसकी जो फैमिली है उसको भी मेंशन किया जाता है, ठीक है। अब ये बोटानिकल गार्डन्स के आप नाम देख लेना। अ फ्यू बोटानिकल गार्डन्स आर एट क्यू इन इंग्लैंड, इंडियन बोटानिकल गार्डन एट हावड़ा एंड नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लो। ये 3 बोटानिकल गार्डन्स के नाम देख लेना कि नाम और लोकेशन। और उसके अलावा जो भी डेफिनेशन आ रही है ना इनकी डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स की, इनके भी नाम आप जो है वो देख लेना एक बार। नेक्स्ट आपका आता है म्यूजियम्स। म्यूजियम्स क्या होते हैं, म्यूजियम्स बेसिकली आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेटअप होते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेजेस। अब आप में से काफी लोगों को याद होगा जब आप 11th या 10th या 12th में होंगे तो आपको स्कूल में दिखाया जाता था, जैसे बायो लैब होती थी जहाँ पे ऐसे कंटेनर्स होते थे, ठीक है, कंटेनर्स होते थे, उसमें फॉर्मलिन होता था और कोई भी डेड एनिमल जो है उसको प्रिजर्व करके रखा होता था, ठीक है, लिजर्ड, फ्रॉग, ठीक है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। या फिर स्केलेटन्स भी आपको देखने को मिलते थे ना, बायो की लैब में स्केलेटन्स भी आपको देखने को मिलते थे। काफी बार प्लांट की स्पीशीज भी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट, बट व्हेन आई वाज इन स्कूल तो हमें 10th और 12th में ये दिखाया जाता था, ठीक है। एंड नाउ आई हैव ग्रेजुएटेड इन, आई हैव अ डिग्री इन मेडिसिन, तो ठीक है, ऐसे जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं या जो भी डिग्रीज जो मेडिसिन में डिग्रीज ऑफर करते हैं वहां पे भी म्यूजियम्स होते हैं। वहां पे क्या होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट में भी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रिजर्व होते हैं, जैसे उनको ऑर्गन्स को बोलते हैं विसरा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो विसरा होते हैं वो प्रिजर्व होते हैं जार्स के अंदर, कंटेनर्स के अंदर। आपको बोन्स मिलेंगी, ठीक है, बोन्स मिलेंगी, डिफरेंट बोन्स आपको देखने को मिलेंगी प्रिजर्व, ठीक है। उसके बाद यूल फाइंड स्केलेटन, ठीक है, आपको स्केलेटन भी मिलेगा। एंड ऑब्वियसली मेडिकल कॉलेजेस में आपको कडावर भी मिलेगा। एज इन व्हाट इज कडावर, कडावर इज अ प्रिजर्व्ड ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको म्यूजियम में ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो बेसिकली म्यूजियम्स हैव अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। नाउ अगर कोई बच्चा है जो कि बॉटनी में,
ठीक है, काफी लोग आप में से बॉटनी के ग्रेजुएट्स होंगे, तो बॉटनी के ग्रेजुएट्स अगर आप हो तो आपको मालूम होगा, और अगर नहीं भी हो तो आई एम टेलिंग यू कि वहां पे भी म्यूजियम्स होते हैं। म्यूजियम्स में क्या होता है, आपको डिफरेंट प्लांट के स्पीशीज को दिखाया जाता है। ठीक है, डिफरेंट प्लांट स्पीशीज को दिखाया जाता है। नाउ दीज स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन जार और कंटेनर्स इन अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, मोस्टली फॉर्मलिन। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस में आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस। ठीक है, अब जैसे इंसेक्ट्स हैं, उनको हम इंसेक्ट बॉक्सेस में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको किल करके पिन किया होता है। एंड जो बाकी लार्जर एनिमल्स है, जैसे बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, उनको यूजुअली स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है। अब जो म्यूजियम है, इसमें स्केलेटन्स के भी कलेक्शन होते हैं, जैसे मैंने आपको मेंशन किया, स्केलेटन के भी कलेक्शंस होते हैं इनमें। तो ये आपके म्यूजियम्स होते हैं। म्यूजियम्स इज बेसिकली फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्पेसिफिकली, जहाँ पे एजुकेशन के लिए आपको डिफरेंट प्लांट्स या एनिमल्स की स्पीशीज प्रिजर्व की जाती हैं, दिखाने के लिए, बताने के लिए डिफरेंट थिंग्स। अब स्केलेटन अगर आप स्केलेटन अगर आप देख रहे हो, तो स्केलेटन से आपको क्या पता चल रहा है? बॉडी के बोन्स के बारे में पता चल रहा है, डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में पता चल रहा है आपको। कडावर है, उससे आपको किसके बारे में पता चल रहा है? ह्यूमन बॉडी के बारे में पता चल रहा है। इंसेक्ट्स है, उससे आपको पूरी इंसेक्ट की जो स्पीशीज है उनके बारे में पता चल रहा है, कि जो कॉमन फीचर्स हैं हर इंसेक्ट्स में, उनके बारे में आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है ना आपका, नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड है आपका जूलॉजिकल पार्क्स। अब जूलॉजिकल पार्क्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जू भी बोलते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? जू भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें हम एनिमल्स को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, जहाँ पे ह्यूमन केयर भी प्रोवाइड की जाती है इनको। क्यों किया जाता है? कि इनकी फूड हैबिट्स और इनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करने में। ठीक है, जब आप 24 घंटे एक लायन को आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट पे रख रहे हो, तो आपको इससे क्या पता चलेगा? इसकी हैबिट्स पता चलेंगी। ठीक है, इसका फूड कंज्यूम करने का क्या टाइम है, क्या पैटर्न है, ये सारी चीजें जानने के लिए हम लोग जूलॉजिकल पार्क्स जो हैं उनको सेटअप करते हैं। ठीक है, अब जो भी एनिमल जू में होते हैं, उनको उन कंडीशंस में रखने की कोशिश की जाती है जो कि उनके नेचुरल हैबिटेट से काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशंस है, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। स्टेट। अब नेक्स्ट आपका आता है की। ठीक है, की में क्या होता है ना, की बेसिकली एक बुक होती है जिसमें ऑलरेडी एक एनिमल जो है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए होते हैं, और उन लीड्स को आप फॉलो करके अल्टीमेटली अपने एनिमल तक पहुंचते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऑर्गेनिज्म मिला। ठीक है, ऑर्गेनिज्म मिला, तो आपने बोला कि यार ये ऑर्गेनिज्म है कौन? आपको पता है कि ये एनिमल है। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स तो ऑब्वियस, प्लांट और एनिमल में तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। तो आपने क्या बोला? यार एनिमल है, ये तो ठीक है, पर ये कौन सा एनिमल है? विच किंगडम, व्हाट एनिमल, क्या है ये? तो आप क्या करोगे? आपने की खोली। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल की कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ। जैसे यहाँ पे ऐसे होगा, डज एनिमल हैव अ सॉफ्ट बॉडी। ठीक है, और दूसरी ही साइड पे होगा और अ हार्ड बॉडी। ठीक है, अब सॉफ्ट बॉडी हुई तो यहाँ जैसे फिश। ठीक है, अब हार्ड बॉडी है, हार्ड बॉडी है तो क्या एनिमल की लेग्स हैं और नो लेग्स। ठीक है, और अगर नो लेग्स हैं तो ये क्या हो सकते हैं? मोलस्क। ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में मोलस्क क्या होते हैं। ठीक है, अब अगर लेग्स हैं उसकी, ठीक है, तो क्या वो पानी से मिला है आपको? ठीक है, क्या वो पानी में रहता है या फिर आउट ऑफ वाटर रहता है? आउट ऑफ वाटर रहता है। ठीक है, फिर उस बेसिस पे इसको हम लोग या तो कर देंगे क्रस्टेशियन या फिर आउट ऑफ रहता है तो इंसेक्ट। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा, जो ये मेरे पास एनिमल है वो क्या है, जैसे भी आपको जिस हिसाब से मिला होगा, देन यू विल बी एबल टू नो। ठीक है, अगर आप अपने जो भी आपके पास ऑर्गेनिज्म आप देखते हो, हाँ यार ये तो इसका थोड़ा हार्ड बॉडी और हार्ड सा शेल है। ठीक है, और आप देख रहे हो कि यार हाँ इसकी तो लेग्स भी हैं और मुझे तो ये बाहर से मिला, लैंड से मिला है, तो मेरे पास क्या है? एक इंसेक्ट है। तो ये इस तरीके से होती है कि, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। जैसे ये है ना, डज द एनिमल हैव अ सॉफ्ट बॉडी और हार्ड बॉडी, तो ये क्या है? कपलेट हो गया आपका। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग है ना, एक पॉजिटिव है कि आपकी बॉडी सॉफ्ट है, एक आपका बोल रहा है नॉट पॉजिटिव, बट एक आपका बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है, एक हार्ड बॉडी है,
एक सॉफ्ट बॉडी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नाउ इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शंस, ठीक है। आपको दोनों ऑप्शंस में से कोई एक चूज करना है। अब इस रिजल्ट से क्या होगा, आप एक को एक्सेप्ट कर दोगे, एक को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। और हर स्टेटमेंट जो की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि आप फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कभी कोई प्रोडक्ट लिया है, जैसे बहुत सारे आजकल हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिसमें आपसे पूछते हैं व्हाट इज योर हेयर टाइप, इज इट डू यू हैव एन ऑयली स्कैल्प और डू यू हैव अ ड्राई स्कैल्प, ठीक है। अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है तो आपका जो हेयर है उसका हेयर का टेक्सचर कैसा है, हार्ड है, सॉफ्ट है, आपका हेयर थिन है, थिक है। तो जैसे आप उन प्रोडक्ट्स को ऑप्शंस को चूज करते करते अल्टीमेटली आपका एक कस्टमाइज प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बस उसी तरीके से ये कीज होती हैं आपकी, ठीक है। लॉट ऑफ गर्ल्स है उनको पता होगा, जब ये आजकल काफी कस्टमाइज्ड हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसमें आपको अल्टीमेटली चूज करते करते कि अच्छा आपकी स्किन टाइप कैसी है, वो उस हिसाब से आप एक कस्टमाइज करते हो, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आप सबवे गए हो, ठीक है, सबवे गए हो तो वहां पे आपसे क्या पूछते हैं, जैसे पहले ब्रेड है, ठीक है, आपको ओट मील चाहिए, आपको गार्लिक पामेजान चाहिए, कैसी चाहिए, आप एक चूज करते हो बाकी रिजेक्ट करते हो। फिर आपसे वेजिटेबल पूछते हैं, ठीक है, तो फिर आप उनको भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, सॉसेस पूछते हैं कि शिपोटले सॉस चाहिए आपको, हनी मस्टर्ड चाहिए, कौन सी सॉस चाहिए। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि अच्छा अंदर और आपको वेजीज कौन सी चाहिए। और ये सब एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के बाद आपके पास अल्टीमेटली एक सबवे आता है जो कि आपकी चॉइस का होता है। तो बस सिमिलरली आपके कीज भी हैं, ये बायोलॉजिकल कीज भी वैसी ही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हालांकि हम लोग एक सेपरेट चैप्टर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, बट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर आज एक ब्रॉडर टर्म में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स है, ये अपनी एक स्पीशीज रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और टोटल हमें आज तक कितनी स्पीशीज नोन है, हमें 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है नोन है, ठीक है। तो बट ये बायोडाइवर्सिटी आखिर होती है, ठीक है। अगर मान लो मैं एक जंगल में सारे सिमिलर तरह के प्लांट्स या सारे सिमिलर तरह के ट्रीज जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर दूं, तो क्या वो सारे प्लांट सरवाइव कर पाएंगे? वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो सॉइल है जंगल की उसमें लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। और वो सारे जितने भी ट्रीज होंगे उन सबकी न्यूट्रिएंट डिमांड जो है वो सिमिलर होगी। तो वो कैसे इतने लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स में सरवाइव करेंगे? अगर मैं एक जंगल में सिर्फ शेर ही शेर भर दूं तो वो प्रे किस पे करेंगे? इन अ जंगल देयर मस्ट बी अ प्रे एंड देयर मस्ट बी अ प्रेडिटर, ठीक है। और अगर प्लांट्स हैं तो डिफरेंट तरह के प्लांट्स होने चाहिए। एक जो प्लांट है वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स रिलीज करना चाहिए जो कि दूसरे प्लांट की रिक्वायरमेंट है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो यही आपका जो कोएग्जिस्टेंस है ऑफ डिफरेंट स्पीशीज टुगेदर, इसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जहां पे डिफरेंट तरह के प्लांट्स, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो साथ में ग्रो और सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नाउ दिस रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, ठीक है। We should remember that there are that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified, ठीक है। तो अब देखो, अगर अर्थ में भगवान ने सिर्फ एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म, सिर्फ शेर बनाए होते, या फिर हम बोलते हैं ना कि सिर्फ अगर ह्यूमंस ही बना लिए होते या सिर्फ डायनासोर बनाए होते, तो कोई भी स्पीशीज का एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से क्या हो रहा है, एक फूड चेन क्रिएट हो रही है, करेक्ट। फूड चेन क्रिएट हो रही है, फूड वेब क्रिएट हो रहा है। और अगर हम एज ह्यूमन बींग्स हमें लगता है ना कि बायोडाइवर्सिटी में एक स्पीशीज अगर एक्सटिंक्ट हो भी गई तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी स्पीशीज अगर फूड चेन से या फूड वेब से एलिमिनेट होती है, ठीक है, उसका असर दूसरी किसी स्पीशीज पे पड़ेगा एंड अल्टीमेटली ह्यूमंस विल बी डूम्ड। क्योंकि कभी ना कभी तो वो फूड चेन का हिस्सा हमारे को एज ह्यूमंस इफेक्ट करना शुरू करेगा, राइट? कभी ना कभी तो हमें इफेक्ट करना शुरू करेगा। तो उसी तरीके से
जो बायोडाइवर्सिटी होती है ब्रॉडर टर्म्स में क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप्स की स्पीशीज हैं, प्लांट की हो, एनिमल की हो, माइक्रोब्स की हो, जो भी हो, ये सारी जो स्पीशीज प्रेजेंट है अर्थ में, इनको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये नहीं बोल सकते हमने आज तक सारी स्पीशीज आइडेंटिफाई कर दी हैं। बहुत सारी स्पीशीज हैं प्लांट की जो अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत सारी इंसेक्ट्स की स्पीशीज हैं, बहुत सारे स्मॉल एनिमल्स की स्पीशीज हैं जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। एंड हर बार हमको कोई ना कोई, देखते हो ना न्यूज में आता है न्यू स्पीशीज ऑफ दिस। अभी जैसे चॉकलेट फ्रॉग था जो आइडेंटिफाई हुआ था, ठीक है, पिछले साल। तो वैसे बहुत सारे, मतलब न्यूज में तो आता ही रहता ना, पढ़ते ही हो, तो बहुत सारी नई नई स्पीशीज जो है वो आती रहती हैं। ठीक है, अब क्या है, देयर आर millions of plants and animals in this world. We know that the plants and animals live in their own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find the ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. ठीक है, again this is something which is related to the nomenclature. ठीक है, इतने सारे प्लांट्स और इतने सारे एनिमल्स हैं। अब मैं आपको एक कंसेप्ट क्यों समझा रही हूँ कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ना बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता नहीं होगा, लॉजिकली नहीं मालूम होगा, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स लर्न हो और फिर वो स्टेटमेंट्स आए, इनकी प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। ठीक है, पूरा चैप्टर तो बायोडाइवर्सिटी का नहीं लर्न कर सकते हो ना, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप कंसेप्ट समझो। तो अब क्या है, इतने सारे प्लांट्स और इतने सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, सबका अपना अपना लोकल नेम है। जैसे हम लोग बरगद का पेड़ है, ठीक है, उसको हम बरगद का पेड़ बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट यूएसए में तो उसको बरगद का पेड़ नहीं बोलते होंगे ना। अगर मैं वहां जाके बोलूँ कि आई वांट टू सी ए बरगद का पेड़, तो दे वोंट नो व्हाट इज अ बरगद का पेड़। ठीक है, तो इसलिए कुछ हम नाम, जैसे कि हमने बोला कि हमें पता होना चाहिए कि उसको आइडेंटिफाई, मतलब उसको कम्युनिकेट कैसे करना है। ठीक है, अब उसके लिए दो चीजें हैं, या तो आप बोटानिकल नेम बोलो, बट वो तो सिर्फ उन लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने बॉटनी में ग्रेजुएशन किया। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट होती है। तो जैसे बैनियन ट्री है, वो एक इंडियन को भी पता होगा बैनियन ट्री कौन सा है, और एक इंग्लिश सिटीजन को भी पता होगा कि बैनियन ट्री, बैनियन क्या होता है। ठीक है, मैंगो ट्री, वो भी पता ही होगा, हमें इंडियंस को भी पता होगा मैंगो क्या है, और उन्हें भी पता होगा कि मैंगो क्या है। ठीक है, तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी होती है कि कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड हाउ टू कम्युनिकेट दोज नेम्स। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बायोडाइवर्सिटी होता है डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स, एंड वेरी वेल सेड। बायोडाइवर्सिटी है क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका जो डाइवर्स लाइफ फॉर्म है उनको हम स्टडी करते हैं। इट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे आपस में डिफरेंट है, इतने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। बट द ब्यूटी इज कि ये सारे विद ऑल द डिफरेंसेस एंड एवरीथिंग एक सिंगल प्लैनेट में रह रहे हैं, एंड समटाइम्स एक सिंगल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। अब एक डियर है, वो लायन से इतना डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, बट दोनों साथ में सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। करेक्ट, दोनों साथ में सेम एनवायरनमेंट, दोनों आपस में एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर कल को लायन की पॉपुलेशन बढ़ जाए तो डियर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, लायन की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाए तो डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर डियर की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो लायन की पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज हाउ दीज बोथ स्पीशीज आर अफेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, तो यही हमारा इस वर्ड, जब हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ये मीन करते हैं कि जो भी डिफरेंट वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है इन अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है, और वो कैसे एक दूसरे के साथ एनवायरनमेंट शेयर करती हैं और एक दूसरे को अफेक्ट भी करती हैं। ठीक है, नाउ एज अ रिजल्ट a stable community of different species comes into existence. Humans have played their own part in changing the balance of such communities, and of course the diversity in such communities is affected by particular characteristics of land, water and climate. ठीक है, तो अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो ये हमारा बायोडाइवर्सिटी हुई, ये को एग्जिस्टेंस हुई, इससे क्या हो गया, हमारी एक स्टेबल कम्युनिटी बन गई। ठीक है, एक स्टेबल कम्युनिटी बन गई जिसमें डिफरेंट स्पीशीज जो है वो साथ में एग्जिस्ट करती हैं। बट अब नाउ एज ह्यूमंस हमने क्या किया है, हमने उस स्टेबिलिटी को ना डिस्टर्ब कर दिया है। कैसे डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि हर स्पीशीज जो है लैंड, क्लाइमेट और वाटर से इफेक्ट होती है। तो जो हमने इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज कर दिया है, ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, उससे मरीन बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है, ऑयल स्पिल से मरीन बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है। अब नॉट टू स्ट्रीम पाइप, जो पाइपलाइन थी उसमें जो लीकेज है उससे सोचो आप कितनी बायोडाइवर्सिटी, मरीन डाइवर्सिटी जो है कितनी इफेक्ट हुई होगी। ठीक है, उसके बाद
जो कोरल रीफ्स है वो ब्लीच हो जाते हैं, टेम्परेचर ज्यादा नहीं मतलब टॉलरेट कर सकते वो, तो जो ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं हमारे। लैंड पे अगर आ जाओ तो इतनी ज्यादा, जो इतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, उससे क्रॉप फेलियर हो रहा है, ठीक है, क्रॉप फेलियर हो रहा है, फॉरेस्ट फायर हो रहा है। अब फॉरेस्ट फायर है, उसमें फॉरेस्ट ही नहीं जलता, उसमें जो एनिमल्स है साथ में वो भी जलते हैं, ठीक है, बिकॉज एनिमल्स जो है ना, एनिमल्स के पास वो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम नहीं है जो अगले आके उनको रेस्क्यू कर सके, राइट। तो अभी जो अमेजोन फॉरेस्ट फायर हुआ उसमें कितनी सारी स्पीशीज जो है वो जल गई साथ में, करेक्ट। तो जो ह्यूमन बींग्स है उन्होंने ये स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। अब ना तो जो रफ एस्टिमेट है वो ये बोलते हैं कि अराउंड 10 मिलियन स्पीशीज हैं प्लैनेट के अंदर, ठीक है, बट हमको सिर्फ 1.7 से 1.8 स्पीशीज के बारे में ही मालूम है, बट अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन जो स्पीशीज है वो है। इसके साथ में एक और पॉइंट होता है कि जो आपका वार्म और ह्यूमिड रीजन है ना, जैसे जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन है, इसके बीच में मैक्सिमम आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है, जो भी आपका ट्रॉपिकल एरियाज है, ठीक है, और पोलर एरियाज जो होती हैं वहां पे सब्सिक्वेंटली आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो वुड इट बी करेक्ट टू से कि जो बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम पोल्स टू ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। तो जब हम पोल से ट्रॉपिकल रीजन्स की तरफ, इसको स्टार मार्क करके नोट्स में लिख लेना आपने, ठीक है, सेंटेंस को। तो जब आप ट्रॉपिकल पोलर रीजन से ट्रॉपिकल रीजन्स जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनकी तरफ आते हो तो बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। और यही अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन फिर उसके बाद पोलर रीजन्स में जाओगे तो क्या होगा, आपको बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, अगर मैं बोलूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन एंड पोलर रीजन्स, ठीक है। तो यहां से अगर मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ, ठीक है, इफ आई गो फ्रॉम हियर टू हियर, तो आपकी स्पीशीज क्या हो रही है, डिक्लाइन, ठीक है। बट अगर सब्सिक्वेंटली मैं ऐसे करूं, पोलर रीजन्स, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर मैं ऐसे आऊं तो आपकी स्पीशीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये साथ में अपने नोट्स में बना देना। नाउ दिस इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी, स्टार मार्क कर लेना इसको, ठीक है। ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑन अ प्लैनेट मोर देन हाफ इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द फ्यू कंट्रीज, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू। इक्वेडोर इज अ कंट्री जहां से इक्वेटर पास होता है, ये भी याद रख लेना। मेक्सिको, जेरी, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ठीक है। तो ये आपके कुछ कंट्रीज है जहां पे मोर देन हाफ ऑफ द बायोडाइवर्सिटी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं हम मोनेरा की, ठीक है। मोनेरा किंगडम जो है इसका क्या है सिस्टम, कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर उनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो इंस्टेंटली हमारे दिमाग में आता है कि ये क्या है, आपके प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, आपके प्रोकैरियोट्स हैं। और जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मल्टी सेल्यूलर बॉडी डिजाइन शो नहीं करते, तो ये क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर। तो मोनेरा किंगडम में कैसे ऑर्गेनिजम्स आ गए, यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब जो ये बैक्टीरियाज होते हैं ना, इनकी 4 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ शेप होती है कोकस, कोकस मतलब राउंड, ठीक है, ऐसी शेप, ठीक है। तो राउंड जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको हम बोलते हैं कोकस, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। फिर आते हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज जिनको हम बोलते हैं बैसिलाई, बैसिलाई मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर इनका। नेक्स्ट आपका आता है कॉमा शेप, जिसको हम अब बैसिलस में क्या आता है, लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड फॉर्म करता है ना बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है विब्रियम, ठीक है। विब्रियम में इसका प्लूरल फॉर्म विब्रियो होता है, ये होते हैं कॉमा शेप्ड, ऐसे कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं विब्रियो, जैसे विब्रियो कॉलरे जो कॉलेरा कॉज करते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका स्पाइरलियम, जिसका प्लूरल होता है स्पाइरल। और स्पाइरल कैसे होता है आपका, ऐसा होता है ना स्पाइरल,
तो ये बैक्टीरिया कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर होता है ना, हालांकि सिंपल है, प्रोकैरियोटिक है, क्या ही है, अनअरेंज्ड न्यूक्लियस है, एक मीसोजोम है, सेल वॉल है, ठीक है। यही है आपका मेन स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स का, और साइटोप्लाज्म है, ठीक है। बट इनका बिहेवियर ना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। बाकी ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से इनका जो मेटाबॉलिज्म है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बैक्टीरिया या फिर ऑटोट्रॉफिक होंगे या तो हीटरोट्रॉफिक होंगे, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, खाना खुद बनाते हैं अपना। और हीटरोट्रॉफिक क्या होते हैं? जो कि दूसरा डिफरेंट मोड्स यूज करते हैं खाने के लिए, खाना खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब जो ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ये क्या हो सकते हैं? या तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब है कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेसिस करेंगे, या फिर कीमोसिंथेटिक सिंथेसिस करेंगे। कीमोसिंथेसिस का मतलब केमिकल्स के मदद से अपना खाना खुद प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब जो वास्ट मेजॉरिटी है ना बैक्टीरिया की, वो हेटेरोट्रॉफ से होती है, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड, ठीक है। अब जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज बेसिकली हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि मोनेरा में फॉल करते हैं। मोनेरा किंगडम के सोल मेंबर्स जो हैं वो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। इनकी डिफरेंट शेप्स डिस्कस की हमने ये डिस्कस किया ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि ये दो ऑन द बेसिस ऑफ शेप ये 4 तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। अब हम इन जनरल डिस्क्राइब करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर वाइज की लिविंग कंडीशंस, बिहेवियर, न्यूट्रिशन, इन सब के बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये बेसिकली 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? ये हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, ठीक है। वो बैक्टीरिया जो कि हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे कि सॉल्टी एरियाज, कुछ कोई वाटर होता है जो इतना सॉल्टी होता है, इतना सॉल्टी होता है कि वहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? मैंने आपसे क्या कहा था? हमने बात की थी हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की बात की थी ना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते थे? जहां पे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द सेल। तो कोई भी सेल जिसको मैं ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल दूंगा, फॉर एग्जांपल सॉल्ट सोल्यूशन में डाल दूं, तो उसका क्या होगा? सेल का लाइसिस हो जाएगा, सेल ब्रेकडाउन हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, राइट। क्योंकि क्या होगा? जो सेल के अंदर का वाटर है, क्योंकि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर, तो वो पानी क्या करेगा? फ्रॉम अ एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन दैट इज द सेल, वो क्या करेगा? टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, जो कि आपका इन्वायरमेंट है, जहाँ पे सॉल्टी वाटर है, वहां से वाटर जो है सेल के अंदर से बाहर जाएगा, तो सेल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसीलिए बहुत सॉल्टी रीजन्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता। बट ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमको एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में मिल जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हैलोफाइल्स, ठीक है। ये याद कर लेना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनको क्या बोलते हैं? हैलोफाइल्स। हम हैलोजेंस की बात करते हैं ना, ठीक है, हैलोजेंस की बात करते हैं ना, तो वो इन्वायरमेंट जहाँ पे हैलोजेंस मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो भी रीजन जहाँ पे हैलोजेंस मेनली प्रेजेंट होते हैं, सॉल्टी एरियाज, जैसे कि अब आप बोलो सॉल्टी एरियाज में क्या मिलता है आपको? सोडियम क्लोराइड। तो क्लोरीन क्या है? आपका हैलोजन है, करेक्ट। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हैलोफाइल्स। ऐसी जगह जहाँ पे हैलोजेंस प्रेजेंट होते हैं वहां पे ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? हम हैलोजेंस। हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स में क्या होगा? अब ऑब्वियसली प्रोटीन होता है, हम जो भी सेल्स होते हैं उनमें प्रोटीन तो प्रेजेंट होता है, तो हाई टेम्परेचर में प्रोटीन क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर भी हाई स्प्रिंग्स जो एरिया होते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है, इनको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स। और जो मार्शी एरियाज हैं वहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं, वहां पे इनको बोलते हैं मेथानोजेंस, ठीक है। अब आर्की बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से कैसे डिफर करते हैं? क्योंकि इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मेथानोजेंस की हमने बात की थी, ये बेसिकली जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं?
वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एक से ज्यादा स्टमक होता है, जैसे काउ, बफलो। ठीक है, अब इनको काउ और बफलो को क्या करना पड़ता है, घास खाते हैं ये लोग, तो घास में क्या होता है, घास में होता है सेल्यूलोज। ठीक है, अब सेल्यूलोज का ये फंडा है कि सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में बहुत डिफिकल्ट होती है, तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर 4 स्टमक्स होते हैं। ठीक है, तो जो 4 स्टमक्स होते हैं, पहले ये लोग क्या करते हैं, जो भी इन्होंने घास खाई, ठीक है, वो पहले 4 स्टमक में प्रोसेस होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, वापस से एक बार वो प्रोसेस होने के बाद ये वापस से इनके मुंह में रीगर्जिटेट होती है, वो जो भी उनका फूड प्रोडक्ट है उसको वापस च्यू करके ये लोग डाइजेस्ट करते हैं, तब जाके कहीं सेल्यूलोज जो है वो डाइजेस्ट होती है। ठीक है, तो ये र्यूमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि काऊ या बफलो, इनके गट में, गट एज इन स्टमक। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वहां पे ये लोग प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। ठीक है, तो जो हम काउडंग से बनाते हैं ना हम लोग बायोगैस, तो वो कैसे बनती है, क्योंकि इनके अंदर मिथानोजेंस प्रेजेंट होते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, वो इनके वेस्ट प्रोडक्ट में रिलीज होता है मीथेन, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जो है बायोगैस बनाते हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट टाइप है इसका यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, या फिर यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। अब ये जो यू बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये होते हैं तुम्हारे ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफ्स मैंने क्या कहा था, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। अब जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनमें क्या होता है, इनका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक है, अब जिस बच्चे को सेल का चैप्टर और ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, उसके दिमाग में इंस्टेंटली ये बात आएगी कि मैम आपने तो कहा था कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, आपने इधर भी बिगिनिंग में कहा कि इनके अंदर तो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, है ना, तो जब सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते तो इनमें प्लास्टिड नहीं होता होगा, तो जब प्लास्टिड नहीं होता तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, क्योंकि प्लास्टिड के अंदर ही थाइलाकोइड्स होते हैं, आपके थाइलाकोइड्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो कैसे ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं जब इनके पास प्लास्टिड ही नहीं है। तो इसका आंसर ये है कि ये जो बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे, इनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो इनके साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो इनका फोटोसिंथेसिस इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द प्लांट्स, तो इनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, या फिर हम बोलते हैं कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, एक ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये बेसिकली इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्राइट्स हो गए, अमोनिया हो गए, और उससे ये लोग एनर्जी रिलीज करते हैं एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, अब इनका क्या रोल होता है, ये बेसिकली न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो आप देखते हो ना, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इसमें यही बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आता है हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में क्या होता है, सबसे अबंडेंट होते हैं नेचर में। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो खुद फोटोसिंथेसिस करें वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू दोज बैक्टीरिया जो कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये इनको मेजोरिटी को हम डीकम्पोज, मतलब ये इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स भी हैं। डीकम्पोजर्स क्या हैं, जो ब्रेक डाउन करते हैं। आपने खाना कभी बाहर रखा हो, छोड़ दिया हो गर्मी में बाहर, तो वो खराब हो जाता है ना, क्यों हो जाता है, क्योंकि वो डीकम्पोज हो जाता है। ह्यूमन बॉडी जब किसी की डेथ हो जाती है, बॉडी डीकम्पोज हो जाती है, कैसे हो जाती है, ड्यू टू दीज बैक्टीरिया। ठीक है, नाउ many of them have a significant impact on the human affairs, जैसे कि अब कर्ड है वो मिल्क से फॉर्म होता है, तो कैसे होता है, लैक्टोबैसिलस करता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया, इसको स्टार मार्क कर लेना, लैक्टोबैसिलस इज द बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, LACTOBACILLUS। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। अब प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन है वो भी इन्हीं की वजह से होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, लेग्यूम रूट्स जो होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन भी यही करते हैं। ठीक है, अब कुछ पैथोजेंस होते हैं ना जो कि इसी के यू बैक्टीरिया के ही क्लास के कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि ह्यूमन डिजीजेस भी कॉज करते हैं। ठीक है, और या फिर जो क्रॉप है उनमें भी, जो क्रॉप है उनमें भी डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे कॉलेरा हो गया, कॉलेरा कौन कॉज करता है, विब्रियो कॉलरे। ठीक है,
टाइफॉइड कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी, ये हम डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। टेटनस कौन कॉज करता है? ये करता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है। और ये सिट्रस कैंकर है, ये कौन करता है? ज़ैंथोमोनास, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिफरेंट बैक्टीरिया हैं जो डिजीज में भी इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है, अब ये रिप्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, दे बेसिकली रिप्रोड्यूस बाय फिशन, ठीक है। बट कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं जिसमें ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं अपने, ठीक है। और अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की बात करूं तो कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं ये प्रिमिटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं, जिसमें ये लोग क्या करते हैं? डीएनए ट्रांसफर करते हैं। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या करते हैं? डीएनए ट्रांसफर करते हैं अपना। अब कुछ एग्जाम्पल्स इन बैक्टीरिया के, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना मैच द फॉलोइंग में कभी कभी आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए जाएंगे और उधर लिखा होगा प्रोटोजोआ, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, ना यू हैव टू मैच, ठीक है। तो ये क्या है आपका? साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। उसके बाद एनाबीना आता है आपका, नॉस्टॉक आता है, और क्या आता है आपका? माइकोप्लाज्मा आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्लास किंगडम आ गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है ना, इसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। उसमें हमने क्या पढ़ा? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, इसमें हमने पढ़ा यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, ठीक है। अब ये जो कुछ ऑर्गेनिजम्स है इनमें क्या होती है? अपेंडेजेस होती हैं, या फिर हेयर लाइक सीरिया या फिर फ्लैजिला होता है मूव करने के लिए, ठीक है। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी इनमें भी ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या फिर हेट्रोट्रॉफिक हो सकता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एल्गे, एल्गे क्या करेगा? ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, मतलब इसमें क्या है? इसमें प्लास्टिड्स हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके? ऑटोट्रॉफ्स। उसके साथ में डाई एटम्स, डाई एटम्स में ना एक चीज है, डाई एटम्स में क्या होता है ना कि इनके जो शेल होते हैं ना वो हार्ड होते हैं, ठीक है। और ये कैसे, जैसे सोप केस फिट होता है ना आपस में, वैसे ही आपस में फिट होते हैं। और इनमें क्या होता है? सिलिका होता है। इसका मतलब ये होता है सिलिका की वजह से ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। और मतलब जो इनका जो सेल, बेसिकली सेल वॉल की बात कर रही हूँ मैं, ये जो सेल वॉल होती है ना इनकी ऐसी होती है, हार्ड सी होती है, थिन लेयर्स होती हैं, दो थिन लेयर्स होती हैं हार्ड, जो कि आपस में सोप केस की तरह फिट करती हैं, और सिलिका होता है इनमें, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं? आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट में ना इनके काफी ज्यादा सेल वॉल के रेमिनेंट्स रह जाते हैं। तो उस वजह से ना इनके आसपास की जो सैंड जैसी होती है ना वो थोड़ी रफ और कोर्स जैसी हो जाती है। उसको हम बोलते हैं डाई एटमेशियस अर्थ, ठीक है। और इसको हम क्या किस लिए यूज करते हैं? पॉलिशिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए यूज करते हैं इसको। अब ये मेजर, इसको ना हम लोग मेजर ओशन प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, मेजर ओशन प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, मेजर ओशन प्रोड्यूसर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है यूग्लिना, पैरामीशियम, ट्राइपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन सा प्रोटिस्टा है? जो कि मलेरिया करता है, प्रोटोजोआ है एक टाइप का। और साथ में क्या है? अमीबा। तो अमीबा और प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआंस है, प्रोटोजोआंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंजाई, ठीक है। फंजाई क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा किंगडम है जिसमें सिर्फ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे डू नॉट परफॉर्म मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या है? many of them have a capacity to become multicellular organisms at certain stage in their lives। हो सकता है ये at the time of origin ये यूनिसेलुलर हो, बट दे हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी जो सेल वॉल होती है कॉम्प्लेक्स शुगर एंड काइटिन से बनी होती है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, शुगर एंड काइटिन से बनी होती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स चलो हम आगे डिस्कस कर लें। ये जैसे अब मशरूम्स जो आप देखते हो ना, जो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मशरूम्स होती हैं, ये सारे किसमें फॉल करते हैं? ये आपके फंजाई में ही फॉल करते हैं, ठीक है। और ये यूजुअली कहाँ पे होता है? डार्क और डैम्प एरिया में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो फंजाई को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? एक तो कंपैरेटिवली डार्क रीजन, और एक मॉइस्ट रीजन, और थोड़ा वार्म रीजन। तो आपने देखा होगा स्कूल में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें हम ब्रेड लेते थे, फिर ब्रेड को थोड़ा मॉइस्ट करके ना हम लोग कबर्ड में रखते थे, और फिर देखते थे 2 दिन बाद उसमें, 1 या 2 दिन बाद फंगस ग्रो हो गई होती थी, ठीक है। तो ये डार्क, मॉइस्ट और वार्म एनवायरनमेंट में ग्रो करता है।
Some fungus species they live in a permanent mutually dependent relationships with blue green algae या फिर साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या होता है कि म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशंस क्या होता है, जिसमें दोनों पार्टीज को फायदा हो, ठीक है, दोनों पार्टीज को फायदा हो। तो फंगस क्या करता है, एल्गे को ग्रो होने के लिए स्पेस देता है और बदले में जो फूड प्रोड्यूस होता है ग्रीन एल्गे का, उससे फंगस जो क्या करता है वो ग्रो करता है, ठीक है। इन रिलेशनशिप्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स बोलते हैं। और जो सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म है ऑफ फंजाई एंड एल्गे, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं, ठीक है। हमने देखा है ना, लार्ज कलर्ड मतलब जो ट्री की जो बार्क होती है उसके ऊपर ग्रो करता है, एल्गे जैसी ग्रो हुई होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक हमने पहले डिस्कस कर लिया, एक फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस कर लिया कि जहाँ पे वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, और जहाँ पे वो किसी और ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट करते हैं और बदले में उनसे न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्या होता था ना, पहले पहले ऐसा माना जाता था कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के हैं, एक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, एक हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक में ना ऐसा माना जाता था कि दो ही तरह के न्यूट्रिशन है, एक पैरासिटिक और एक होलोजोइक, ठीक है। होलोजोइक क्या होता है, इंजेक्शन, जैसे जो ह्यूमन बींग्स करते हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड। बट फिर किसी ने यही फंजाई को ऑब्जर्व करके बोला कि यार कुछ फंजाई ऐसी है जो कि डेड और डिकेइंग फूड मटेरियल्स जो है उन पे फीड कर रही है, क्या करिए, डेड और डिकेइंग फूड मैटर्स पे फीड करिए। तो ये अर्लियर हम जितने भी फंजाई हैं उनको हम पैरासिटिक नेचर में ही रखते थे, मतलब वी यूज टू कंसिडर कि ये पैरासिटिक ही है इन नेचर। बट फिर हमने सोचा कि यार जो डेड एनिमल है उसके ऊपर पैरासिटिक कोई ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकता है, क्योंकि जो चीज मर गई इट इज नॉट लिविंग एनीमोर, ठीक है। तो पैरासिटिक नेचर में हम क्या बोलते हैं कि अपने होस्ट से फूड डिराइव करता है, तो एक डेड एनिमल तो होस्ट हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर आपकी एक नई कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिशन आई जिसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मतलब कोई भी सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट, ठीक है, सड़ी हुई चीजें जो होती है ना, सड़ी हुई चीजों के से जो है न्यूट्रिशन डिराइव करना, उसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक, ठीक है। नेक्स्ट तरीका क्या है उनका फूड लेने का, इट इज पैरासिटिक, जिसपे वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, सिम्बाइज्म में वो रहते हैं, ठीक है, इन एसोसिएशन विद एल्गे एज लाइकेंस, और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ रहते हैं इन फॉर्म ऑफ माइकोरिजा, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया ना कि जो भी एसोसिएशन होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसका एक नाम दिया जाता है। तो जब एल्गे और फंजाई के एसोसिएशन की बात करें हम उसको बोलते हैं लाइकेंस, ठीक है। और जब हम फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के एसोसिएशन की बात करें तो हम इसको बोलते हैं माइकोरिजा, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लर्न, ये इनफैक्ट पूरी स्लाइड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है हमारी, मेनली वेजिटेटिव मीन से रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव मीन्स का मतलब होता है इनकी एग्जिस्टिंग बॉडी से ही न्यू बॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसमें क्या आता है आपका, फ्रैगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है, स्पोर से, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में इसकी एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम जो कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होती है ना आपकी, उसके लिए यूज होती है। यीस्ट, यीस्ट से क्या बनती है आपकी, बियर और ब्रेड और बियर बनती है यीस्ट से आपकी, ठीक है। उसके बाद कैंडिडा, इससे बहुत फंगल डिजीजेज होती हैं, ठीक है। कौन सी डिजीज होती है इससे, कैंडिडियासिस। फिर आता है एस्परजिलस, अगैरिकस जिसको मशरूम भी बोलते हैं, प्यूनिशिया, प्यूनिशिया मतलब रस्ट फंगस, ये ना नाम याद कर लेना, ठीक है। अगैरिकस इज मशरूम, ये याद होना चाहिए। प्यूनिशिया आपको रस्ट फंगस बोलते हैं, ये भी याद होना चाहिए। फिर आता है आपका ट्राइकोडर्मा न्यूरोस्पोरा, अगेन डिजीज कॉजिंग। फिर आता है राइजोपस जिसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं ना, जो ब्रेड के ऊपर फंगस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेड मोल्ड, आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है एल्ब्यूगो, ये आपकी फंजाई ऑन मस्टर्ड है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड म्यूकोर, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट 3 किंगडम्स
ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो प्लांट किंगडम के ऊपर होगी और उसके नेक्स्ट वीडियो आपके एनिमल किंगडम के ऊपर होगी। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो आई होप you like this video. So please like, share and subscribe to our YouTube channel and follow us on the social media accounts of Instagram and Telegram, जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलेंगे और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, ठीक है। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।